कभी सोचा है कि बच्चे सही और गलत के बीच का फर्क कैसे सीखते हैं? ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, बल्कि एक पूरा सफर है। आज हम इसी नैतिक विकास के सफर को समझने वाले हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे तीन बहुत बड़े विचारक, पियाजे, कोहलबर्ग और गिलिगन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम ओनली यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपीटीईटी, सीटीईटी या एसटीईटी जैसे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम नैतिक विकास की एकदम बेसिक बात समझेंगे। फिर हम पियाजे के सिद्धांत को देखेंगे। उसके बाद कोहलबर्ग के स्टेजेस और उनकी बहुत फेमस हाइंस की दुविधा पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर में हम गिलिगन का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जरूरी नजरिया जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं नैतिक विकास तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो नैतिक विकास वो प्रोसेस है जिससे हम सही और गलत में फर्क करना सीखते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ ये जानता है कि गलती करने पर डांट पड़ेगी, और एक अडल्ट जो न्याय के बड़े बड़े सिद्धांतों पर बहस करता है। ये जो पूरा बदलाव है ना, यही नैतिक विकास है। और ये हमारी उम्र, हमारे एक्सपीरियंस और हम किन लोगों से मिलते जुलते हैं, इन सबके साथ धीरे धीरे होता है। अब आते हैं इस कहानी के पहले हीरो पर, जीन पियाजे। पियाजे का मानना था कि नैतिकता का विकास हमारे दिमाग के विकास से, यानी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से सीधा सीधा जुड़ा है। मतलब जैसे जैसे बच्चे की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे सही और गलत के बारे में उसकी समझ भी गहरी होती जाती है। पियाजे ने इस विकास के सफर को 4 बड़े दिलचस्प पड़ावों में बांटा है। शुरू में 5 साल से छोटा बच्चा, वो तो बस दर्द से बचने और खुशी पाने के लिए काम करता है। फिर 5 से 8 साल की उम्र में वो बड़ों के बनाए नियम इसलिए मानता है ताकि सजा न मिले। 9 से 13 साल में नैतिकता दोस्तों के साथ लेन देन और आपसी सम्मान से तय होती है। और आखिर में किशोरावस्था तक आते आते वो खुद के सिद्धांतों और फेयरनेस यानी निष्पक्षता के आधार पर फैसले लेने लगता है। तो पियाजे ने तो नींव रखी, और उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की लॉरेंस कोहलबर्ग ने। उन्होंने न्याय को बेस बनाकर मॉरल रीजनिंग का एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जो आज भी साइकोलॉजी और एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोहलबर्ग का तरीका बड़ा अनोखा था। उन्होंने 10 से 16 साल के बच्चों को मुश्किल नैतिक कहानियां सुनाई। पर यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कोहलबर्ग को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि बच्चे जवाब में हाँ कहते हैं या ना। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि वो अपने जवाब के पीछे वजह क्या बताते हैं। उनका पूरा का पूरा सिद्धांत इसी क्यों पर टिका है। उनका पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ नैतिकता पूरी तरह से बाहरी होती है। स्टेज 1 में बच्चा सिर्फ सजा से बचने के लिए नियम मानता है, और स्टेज 2 में वो अपने फायदे के लिए काम करता है। मतलब इसमें मेरा क्या फायदा है वाली सोच। दूसरे लेवल पर यानी कन्वेंशनल लेवल पर इंसान समाज के दायरे में सोचना शुरू कर देता है। स्टेज 3 में मकसद होता है दूसरों की नज़र में अच्छा बनना, उनकी शाबाशी पाना। और स्टेज 4 तक आते आते व्यक्ति को समझ आने लगता है कि समाज को चलाने के लिए कानून कितने ज़रूरी हैं और उनका पालन करना सबका फर्ज है। और फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोहलबर्ग का तो ये भी मानना था कि ज्यादातर लोग यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। इस लेवल पर इंसान समाज के नियमों से भी ऊपर उठकर सोचने लगता है। स्टेज 5 में वो समझता है कि कानून लोगों की भलाई के लिए है और जरूरत पड़ने पर बदले भी जा सकते हैं। और स्टेज 6 जो कि सबसे टॉप पर है, यहाँ इंसान सिर्फ अपनी अंतरात्मा और न्याय जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की सुनता है, भले ही वो कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब ये सारे लेवल और स्टेज सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, है ना? इसीलिए इन्हें समझाने के लिए कोहलबर्ग ने एक बहुत ही मशहूर कहानी का इस्तेमाल किया, जिसे हम हाइंस की दुविधा के नाम से जानते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। एक महिला मौत के कगार पर है। एक दवा उसे बचा सकती है, लेकिन दवा बनाने वाला बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहा है। पति हाइंस पैसे नहीं जुटा पाता और आखिर में अपनी पत्नी के लिए वो दवा चुरा लेता है। अब सवाल ये है, क्या हाइंस को ऐसा करना चाहिए था? और सबसे जरूरी सवाल, क्यों? अब ये टेबल देखिए, ये कोहलबर्ग के पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। ध्यान से देखिए कि हर लेवल पर तर्क कैसे बदल रहा है। प्री कन्वेंशनल लेवल पर फैसला सजा या इनाम पर टिका है,
चोरी मत करो वरना जेल हो जाएगी, या चोरी कर लो पत्नी बच जाएगी तो खुशी होगी। कन्वेंशनल लेवल पर समाज क्या सोचेगा ये जरूरी है। एक अच्छा पति तो यही करेगा, या चोरी करना बुरी बात है, कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और सबसे ऊपर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर बहस बड़े सिद्धांतों पर होती है। इंसान की जान कानून से भी बढ़कर है, या शायद दूसरों को भी उस दवा की उतनी ही जरूरत हो सकती है। देख रहे हैं, जवाब से ज्यादा वजह मायने रखती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कोलबर्ग के सिद्धांत पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया, और ये सवाल उठाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही एक सहयोगी कैरल गिलिगन थी। गिलिगन का तर्क था कि कोलबर्ग का पूरा सिद्धांत लड़कों और पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इसमें लड़कियों और महिलाओं के सोचने के तरीके को नजरअंदाज किया गया है। गिलिगन ने न्याय की जगह देखभाल की नैतिकता यानी एथिक्स ऑफ केयर का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि महिलाएं भी 3 चरणों से गुजरती हैं। पहले उनका ध्यान सिर्फ खुद को बचाने पर होता है, फिर दूसरे चरण में वे दूसरों की देखभाल को इतनी प्राथमिकता देती हैं कि अपनी ज़रूरतों को ही भूल जाती हैं, और आखिर में तीसरे चरण में वे अपनी और दूसरों की ज़रूरतों के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाना सीखती हैं। तो इन दोनों में आखिर सबसे बड़ा फर्क क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, कोहलबर्ग बात करते हैं न्याय की नैतिकता की, जो रूल्स, लॉ और प्रिंसिपल्स पर टिकी है। वहीं गिलिगन जोर देती हैं देखभाल की नैतिकता पर, जो रिश्तों, सहानुभूति और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी पर आधारित है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये नैतिकता को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। चलिए इस टेबल के जरिए इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ एक नज़र में देखते हैं। पियाजे का मेन फोकस था दिमाग का विकास, कोहलबर्ग का मेन फोकस था न्याय और अधिकार, और गिलिगन का फोकस था देखभाल और रिश्ते। जहां कोहलबर्ग के सिद्धांत को पुरुष केंद्रित होने के लिए क्रिटिसाइज किया गया, वहीं गिलिगन ने महिलाओं के अनुभवों को शामिल करके इस पूरी तस्वीर को और बेहतर बना दिया। तो इन सब थ्योरीज का हमारे लिए क्या मतलब है, खासकर अगर आप एक टीचर हैं? ये समझना कि आपके छात्र नैतिक विकास के किस पड़ाव पर हैं, आपको उन्हें बेहतर इंसान बनाने में बहुत मदद कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, आप अपनी कक्षा में बच्चों के बीच नैतिक तर्क और सहानुभूति को कैसे बढ़ावा देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि नैतिक विकास के सिद्धांतों पर यह सफर आपको पसंद आया होगा। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो टारगेट एग्जाम ओनली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।